हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपना चल रहा था। पिछले एक दो दिन से आपकी क्लासेस मिस हुई हैं और इरेगुलरिटी बनी रही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और अपनी क्लासेस अब रेगुलर आएंगी आपके टाइम से। कुछ टेक्निकल इशू भी था, कुछ पर्सनल इशू भी थे, अब शेयर नहीं कर सकता सारी चीज़ें आपसे मैं। तो अब क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी सारी की सारी, और जो भी पिछला एक दो दिन में जितना भी गैप लगा है वो सब अपन धीरे धीरे सारा कवर कर लेंगे। चाहे भले एक दिन में 2 क्लास लेनी पड़े, चाहे क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ानी पड़े, सारा काम हो जाएगा। बस आप रेगुलर और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। यूनिट फर्स्ट अपनी चल रही थी और यूनिट फर्स्ट में अपना एक पार्ट क्या, जब हर यूनिट के 2 पार्ट होते हैं आप जानते हैं। एक अच्छा पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, एक थोड़ा सा उससे हल्का होता है। तो जो चैप्टर 3 का जो पार्ट था एनालिटिक फंक्शन या फिर विश्लेषिक फलन वाला, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। उसमें से एक एक सिंगल चीज, सिंगल क्वेश्चन, सिंगल थ्योरम, सब कुछ आपको करवा दिया गया है और आपकी कॉपी में वो नोट डाउन है। अब बात आती है कि सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट देखिएगा, आपको प्रीफर वही पार्ट करना, ध्यान रखना। उस पार्ट को आपको ज्यादा तवज्जो देनी है, ज्यादा उस पर मेहनत करनी है। इस पार्ट पर हो सकता है थोड़ी मेहनत कम कर ले, लेकिन पिछले में 1-2 साल से देख रहा हूं कि मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग होने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन तो वहां से आ रहा है, ए वाला, और बी वाला इसमें से आ रहा है, तो आपको पढ़ने दोनों ही है। अब इस टाइम मैं आपका सेकंड पार्ट मान लीजिए आप इसे। जब मैं तो देखो फर्स्ट सेकंड पार्ट को मानता ही नहीं हूं, मैं तो कहता हूं पूरी यूनिट है। जितने आपके सिलेबस में टॉपिक हैं उतने होने चाहिए। एक आध वाले अपन छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लगभग 98-99% चीजें तो कवर हो अपनी, बाकी टाइम के अकॉर्डिंग देखी जाती हैं। तो बस यही है कि यूनिट ही है पूरी, कोई पार्ट वार्ट कुछ नहीं है। अब जहां मिक्सिंग होती है वहां पार्ट का क्या लेना, आप बताओ। पार्ट का मतलब जब निकलता है जब मिक्सिंग नहीं होती है, लेकिन जब मिक्सिंग हो रही है तो पार्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर अपन को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक जो अपने सिलेबस में है वो कवर करने और धीरे धीरे सब चीजों को अपन को देखते जाना। उन्हीं में आगे बढ़ते हुए सबसे जो अच्छा और सबसे नॉर्मल और सबसे बेसिक जो टॉपिक है वो है वृत्त के समीकरण का सम्मिश्र रूप। क्या है? वृत्त के समीकरण का सम्मिश्र रूप, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इसमें होता क्या है पहले आप समझिएगा बहुत ध्यान से, है ना, कि ये वृत्त क्या होता है पहले तो, क्योंकि डेफिनेशन समझ में आएगी तब जाके आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे, हर चीज को आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। वृत्त किसे कहते हैं बताइए, सोचिए कि वृत्त कहते किसे। चलो होता क्या है वृत्त? वृत्त में होता क्या है कि एक तो स्थिर बिंदु होता है ये वाला, ठीक है, और इससे एक निश्चित दूरी पर स्थित दूसरा बिंदु होता है। एक बिंदु ये होता है, इससे निश्चित दूरी पर स्थित दूसरा बिंदु होता है। इसको तो फिक्स रखो और इस बिंदु को कहीं भी घुमा दो, तो ये कुछ ऐसा एक पथ बनाता है। ये बिंदु ये क्या बनाता है? ऐसा एक पथ बनाता है। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। कि सर मतलब ये कि किसी एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित चर बिंदु, आप इसको चर बिंदु भी बोल सकते हो और आप इसको चल बिंदु भी बोल सकते हो, जो वेरी कर रहा है। ठीक है, एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित चर बिंदु या फिर चल बिंदु, एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित चल बिंदु या चर बिंदु द्वारा बनाया गया बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। कि सर मतलब इंग्लिश में देखो बोल देता हूं कि एक आपका पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, उससे एक फाइनाइट डिस्टेंस पर, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट मान लो आप इसे, जो वेरी कर रहा है बार बार, ठीक है, और इसका जो लोकस बन रहा है, इसका जो बिंदु पथ बन रहा है, वही आपका क्या है? सर्कल है। कहने का मतलब यह हुआ कि एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित दूसरा बिंदु जो बिंदु पथ बनाएगा उसे अपन क्या कहेंगे? वृत्त। एग्जांपल समझाता हूं। हाथ में धागा पकड़ो, एक तरफ पत्थर बांध दो। हाथ में धागा पकड़ा, एक तरफ पत्थर बांध दिया, पकड़ कैसे घुमाओ, तो जो बिंदु पथ बनेगा वो क्या बनेगा? एक सर्कल ही तो बनेगा, वृत्त ही तो बनेगा भाई। वो तो ये यहां से पकड़ रखा है तो स्थिर बिंदु हो गया, और यहां से दूर जो है ना पॉइंट जो घूम रहा था, वो पत्थर घूम रहा है, वो क्या हो गया आपका? वो चर बिंदु हो गया, चल बिंदु। तो ऐसे घुमाने पर ये चीजें घूम रही है, तो ये क्या हो गया? चल बिंदु या चर बिंदु। और स्थिर बिंदु जो जहां से आपने पकड़ रखा है, तो किसका निर्माण कर रहा है? वृत्ताकार पथ का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? वो वृत्त का निर्माण कर रहा है। जो स्थिर बिंदु है उसका तो नाम होता है क्या? अरे स्थिर बिंदु का नाम क्या होता है? कि सर स्थिर बिंदु का नाम होता है केंद्र। लिख दीजिएगा, जो फिक्स पॉइंट है ना
उस फिक्स पॉइंट का नाम क्या होता है? सेंटर। ठीक है, और जो चर बिंदु उसको भी जरूरत नहीं है, वो तो वेरी करने वाला पॉइंट है। ठीक है, और जो पथ बन रहा है इस पथ को अपन बोलते हैं परिधि। जान दो सब, सरकमफेरेंस बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक रेडियस का डबल जो होगा वो डायमीटर हो जाएगी। ये जो फिक्स डिस्टेंस है स्थिर बिंदु और चर बिंदु के बीच की जो दूरी है, जो फिक्स ये डिस्टेंस है, उसे अपन क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं उसे? त्रिज्या बोलते हैं। चलो ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक, अगर सपोज करो कि इसका जो सेंटर है वो a, b है, केंद्र कितना है इसका? a, b, और जो यहां पर कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x, y। यहां पर कोई बिंदु p है ना, चल बिंदु जो है चल रहा है, उसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया? x, y। तो जो ये त्रिज्या कितनी है? r मान ली मैंने। त्रिज्या मैंने कितनी मान ली? r। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, पहले तो अपन नॉर्मल सीख रहे हैं, फिर कॉम्प्लेक्स में जाएंगे अपन सम्मिश्र में। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है, या जो वृत्त का समीकरण होता है, वो कैसे निकलता है? देखो, बीच की दूरी कितनी? r। ठीक है, अगर दो बिंदु आपको दे रखे हो, इसका कोऑर्डिनेट a, b, इसके कोऑर्डिनेट x, y, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हो? कि सर √x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर इक्वल टू r। तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x - a का होल स्क्वायर y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? r स्क्वायर। किसकी इक्वेशन है ये? इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का समीकरण है ये। वृत्त का क्या है भैया? ये समीकरण, मानक समीकरण जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यदि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax, ठीक है, प्लस माइनस का 2by, और उसके बाद क्या? प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जब g की वैल्यू हो जाती है -a, ठीक है, प्लस 2hy, या जिसको h ही बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इक्वल टू कितना? r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। उसको एक नया कांस्टेंट क्या दे देते हैं? k। ठीक है, जहां पर g तो क्या है? -a, h क्या है? -b, और k क्या है? r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो भी कांस्टेंट है, इधर भी लिखना चाहो तो इधर लिख लो बोले इसको, आप कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो ये आपके वृत्त की क्या हो गई? मानक समीकरण। इस सर्कल की आपकी क्या हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, मानक समीकरण। अब ये तो था कार्तीय रूप में कि एक्स और वाई के फॉर्म में अपन क्या देखना हो, लेकिन इसी को यदि पढ़ना तो मुझे किसमें? कॉम्प्लेक्स में। कि कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिएगा आप कि मैंने क्या किया कि ये निर्देशांक ज्यामिति ले ली, जिसमें ये आपकी एक्स अक्ष है, ये आपकी वाई अक्ष है। अब इनको एक्स और वाई नहीं बोलते, इसको तो क्या बोलते हैं? वास्तविक अक्ष, मतलब रियल एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं अपन? काल्पनिक अक्ष, मतलब इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, चलो सर्कल चाहिए, वृत्त चाहिए, ये लो मैंने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, अच्छा ठीक, इसका सेंटर पॉइंट मैंने क्या मान लिया? Z1 मान लिया। सेंटर पॉइंट का केंद्र मैंने क्या मान लिया? Z1 जैसे 2 + 3 आयोटा 4 + 5 आयोटा, इस तरह की संख्या होगी। और जो इसकी जो परिधि है, इसका जो सर्कमफेरेंस है, इस पर जो पॉइंट घूम रहा है, या फिर जिसके घूमने से या जिसके बिंदु पथ से, जिसके लोकस से बना है, वो पॉइंट मैंने Z मान लिया। वो पॉइंट मैंने क्या मान लिया? Z। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्या है? Z1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? Z। जैसे मान लीजिए Z इक्वल टू वही होगा कितना? x प्लस आयोटा y, और जो Z1 है वो इक्वल टू होगा जैसे 2 + 3 आयोटा, कोई भी होगा जैसा भी होगा। ठीक है, Z1 एक कांस्टेंट है और Z आपका वेरिएबल है, जो x प्लस आयोटा y के रूप में। यदि इनके बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो किसके इक्वल होगी? रेडियस r के इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा Z माइनस Z1, Z से लेकर Z1 तक की डिस्टेंस जो होगी क्या होगी? r। कैसे? कि जैसे सर यहां से नापी जाती है सारी डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की Z है,
यहां से यहां तक की Z1 है, तो Z में से Z1 माइनस कर दो, यही बीच की तो बचेगी। मतलब आप लिख सकते हो कि मॉड Z माइनस Z1 इक्वल टू कितना है, R है। कोई दिक्कत? ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सही है, x प्लस आयोटा वाई, और Z1 क्या है, सेंटर पॉइंट है, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिख देगा कि Z1 यहाँ केंद्र है, कि Z1 तो क्या है, केंद्र है या फिर सेंटर है, सेंटर। और जो Z है वो कोई पॉइंट है किस पर, x, उस पर, सर्कल पर, पॉइंट ऑन अ सर्कल, मतलब वृत्त पर कोई बिंदु। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मॉड Z माइनस Z1 किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अगर मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं तो कि Z माइनस Z1 के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक, शुरुआत कीजिए जब, मतलब ध्यान कीजिए, जब बेसिक पढ़ाया था शुरू में तो आपको बताया गया था कि Z इंटू जेड बार इक्वल होता है मॉड Z के स्क्वायर। बताया था नहीं? अरे बताया था ना। तो ऐसे ही Z माइनस Z1 के मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कि भैया Z माइनस Z1 डॉट Z माइनस Z1 का बार इक्वल R स्क्वायर। चेक करो सही लिखा है क्या? ये सर बिल्कुल सही लिखा है। कैसे? कि ये मॉड Z की जैसे बिहेव कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर, तो मॉड Z का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, Z और उसके कॉन्जुगेट, उसका संयुग में गुणा कर दो। तो मॉड Z माइनस Z1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, Z माइनस Z1 डॉट Z माइनस Z1 का बार। अब शुरू में ये भी बताया था मैंने आपको, जो गुणधर्म सिखाए थे शुरू में, कि Z माइनस Z1 डॉट, ये बार दोनों पर लग जाएगा, Z बार माइनस Z1 बार इक्वल टू कितना, R स्क्वायर। पूरी की पूरी बात सर्कल की चल रही है, वृत्त की। मतलब वृत्त को अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना हो, वृत्त को यदि समित संख्या के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इस चीज पे डिस्कशन चल रहा है अपना। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा, Z इंटू जेड बार, ये लो Z बार, Z इंटू माइनस Z1, तो माइनस का Z1 बार डॉट Z, माइनस का Z1 इंटू ये करोगे तो माइनस का Z1 डॉट Z बार, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो Z1 डॉट Z1 बार इक्वल कितना है, R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सुनो, Z डॉट Z बार ये कांस्टेंट ही तो है, तो Z1 कांस्टेंट है, Z1 अचर राशि है, क्योंकि केंद्र है ये, और केंद्र तो फिक्स पॉइंट होता है, जो फिक्स है वही कांस्टेंट है, जो फिक्स नहीं है, जो वेरी कर रहा है, घूम रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, मैंने एक काम किया कि माइनस Z1 बार की जगह लिख दिया A प्लस A, और यहाँ लिख दिया Z A बार, और माइनस Z1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, A लिख दिया, और Z बार, प्लस ये कांस्टेंट पूरा का पूरा कांस्टेंट, R स्क्वायर भी कांस्टेंट, रेडियस से त्रिज्या वो भी अचर रहेगी, इसको मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये बन गया कितना, R स्क्वायर माइनस Z1 डॉट Z1 बार। अब ये क्यों लिखा मैंने, साइन लिख देना कि A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 को, माइनस Z1 को, और A बार किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस Z1 बार को। यहां तक बातें क्लियर हो गई, समझ में आपको आई गया? ठीक है, मतलब ये क्या बना कि सर ये बन गया Z डॉट Z बार, बस थोड़ी सी तसल्ली रखें, सारा को समझ में आना है, प्लस AZ बार इक्वल, इसको पूरे को मैंने क्या बोल दिया, K, इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, K, क्योंकि ये भी क्या है, एक नया कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन आई है ना, ये आपके पास यहां बोल दो, चाहे यहां बोल दो, चाहे यहाँ, ये सारे के सारे वृत्त के समीकरण है, किसके रूप में, वृत्त के समीकरण है सारे के सारे, किसके रूप में, सम्मिश्र के रूप में। मतलब आपने वृत्त का सम्मिश्र संख्याओं के रूप में निरूपण कर दिया है। एक बार नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे देखिए, एक एग्जांपल उठा रहे हैं अपन, जो 2008 में पूछा गया है, और 1.6.1 इसका नंबर है, और यह आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट
मॉड जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इक्वल टू अचर, मतलब ये कांस्टेंट है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इक्वल टू अचर। दो लंब कोणीय वृत्त हैं, मतलब ये और ये दो अलग अलग है, ये एक तो ये है और दूसरा ये है। ये दोनों जो सर्कल को डिनोट कर रहे हैं ना, जिस वृत्त के बारे में इनकी बात करी जा रही है, वो दोनों कैसी हैं, लंब कोणीय है। अब ये लंब कोणीय का मतलब क्या होता है? लंब कोणीय मतलब है दोनों लंबवत रूप से हैं। कि सर वृत्त लंबवत रूप से कैसे होंगे? वृत्त लंबवत रूप से होने का मतलब है कि जैसे किसी सेम पॉइंट पर स्पर्शरेखा बनाई जाए, या फिर उनकी त्रिज्या देखी जाए, अक्ष देखी जाए, अक्ष देखी जाए उनकी, तो जो अक्ष है ना वृत्तों की, वो अक्ष लंबवत एक दूसरे के। अक्ष किसे कहते हो आप? जैसे आपने ये बनाया वृत्त यहाँ, तो इसकी अक्ष ये वाली है। दूसरा हो सकता है कि इधर बने वो दोनों लंबकोणीय होंगे, तो अक्ष उसकी क्या ऐसी है? दोनों वृत्तों की अक्ष कैसी है? लंबवत है। ठीक है, एक गाड़ी यूं खड़ी है, उसका अक्ष यूं है, एक गाड़ी यूं खड़ी है, तो होती तो नहीं है यूं गाड़ी खड़ी, लेकिन उसका यूं है, तो लंबवत हो गए दोनों के दोनों। तब इसमें क्या होगा कि अपन को पहली बात तो बहुत पुरानी बातें याद यूज करनी है इसमें, नहीं तो यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपन नई नई चीजें पढ़ेंगे और सीखते जाएंगे साथ साथ, और बहुत आराम से और बहुत तसल्ली से क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि बेसिक बहुत ज्यादा यूज आने वाला है इसमें। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए। ऑर्थोगोनल बोलते हैं इसे, लंब कोणीय क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल सर्कल है ना। तो देखो, प्रूव दैट मॉड जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, ये क्या है? इक्वल टू अचर। ये एक वृत्त को डिनोट कर रहा है, वृत्त मतलब सर्कल को डिनोट कर रहा है। ये सर कैसे कर रहा है इसको देखेंगे। तथा आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आर्ग्यूमेंट याद करो क्या था, बताया था ना शुरू में, कोणांक। कि जैसे कोई रेखा के बारे में बात करी जाए, किसी पॉइंट के बारे में बात करी जाए, तो जो प्रारंभिक रेखा थी, इनिशियल लाइन, उससे जितना वो एंगल बनाए वही क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है। बताया था ना, ये है, ये पॉइंट जेड है, ये इससे बड़ा, ये थीटा है, यही आपका क्या है? आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट क्या था कि इनिशियल लाइन से, प्रारंभिक रेखा से जो कोण बनेगा ना, वो आपका आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, अच्छा सुनो, तो एक सर्कल तो इससे डिनोट हो रहा है, एक सर्कल इससे डिनोट हो रहा है, मतलब एक वृत्त को तो ये बता रहा है, एक वृत्त को ये बता रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के दोनों कैसे हैं? लंबकोणीय हैं, और दोनों कैसे हैं? ऑर्थोगोनल है। अब ये लंबकोणीय का पता कैसे लगता है? इसमें अपन एक छोटा सा 12th क्लास का फॉर्मूला यूज करेंगे, पुराना अपना, और शायद आपके फर्स्ट ईयर में भी कहीं ना कहीं काम आया होगा, और याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, चलते जाइए, समझते जाइए, सुनते जाइए। तो देखो, दो चीजें हैं, एक सर्कल को ये डिनोट कर रहा है और एक सर्कल को ये डिनोट कर रहा है। मतलब एक वृत्त के लिए तो समीकरण सा दे रखा है इसने ये, और दूसरे वृत्त के लिए उसका कोणांक का रूप दे रखा है। एक वृत्त के लिए तो समीकरण दे रखा है, और दूसरे वृत्त के लिए क्या दे रखा है? कोणांक दे रखा है। एक वृत्त के लिए समीकरण दे रखा है, और दूसरे वृत्त के लिए क्या दे रखा है? कोणांक दे रखा है अपन को। ठीक है, कोणांक को फोकस करना है, देखिएगा। तो चलो एक बार, अच्छा कोणांक से पहले मुझे आप एक बात और बता दो कि जैसे ये था अपना, है ना, ये पॉइंट हो गया x, y, इसका ये बन गया थीटा, ये डिस्टेंस थी y, ये वाली थी x, तो यहां से tan थीटा क्या होता था? लंब बटे आधार y बटे x। तो थीटा इक्वल टू क्या होता था कि सर tan इनवर्स y अपॉन x। मतलब यदि z इक्वल टू x प्लस आयोटा y कोई संख्या है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या है, तो उसका जो कोणांक है थीटा, वो tan इनवर्स y अपॉन x होता था। मतलब tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये बात मैं दोबारा यूज करूंगा, पहले बता भी चुका हूं, और जब ये इसको सॉल्व करेंगे ना, तब इसका अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, देखो ध्यान से। तो अपन क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले ये कि गिवन सॉल्यूशन में आप क्या लिखने वाले हो? सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको जेड की। जेड को आपको लिखना है x प्लस आयोटा y। तो लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अच्छा, एक जरूरत पड़ेगी आपको z डॉट z बार। मैं पहले बता देता हूं, मॉड z का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलते जाइए एक एक करके। तो पहले तो इस वाले को उठा लो, बाद में इस वाले को लेना, और दोनों से जो आएगी फिर लंबकोणीय की शर्त मैं बताऊंगा आपको, वो अप्लाई करनी है, आपके आंसर बनेंगे। फिर कैसे देखिएगा, जो गिवन है आपको ये दिया है मॉड z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इक्वल टू अचर, और वो अचर आपने क्या मान लिया कि आप इसको लिख सकते हैं क्या? मॉड z माइनस वन अपॉन मॉड z प्लस वन। बताया था, याद करो कि z1 अपॉन z2 होल बार, z1 बार अपॉन z2 बार। इसको ट्रांसफर करिए इधर और दोनों तरफ होल स्क्वायर करिए, तो मॉड z माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर मॉड z प्लस वन का होल स्क्वायर। जितना हो सके उसको सॉल्व करना है, और ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स में यदि कोई सर्कल मिलेगा तो उसे आप पहले उसमें लेके आओ, समय संख्याओं में लेना, एक्स और वाई के फॉर्म में लेके आओ, फिर उसको सॉल्व करो आप। तो चलते जाओ ध्यान से।
जेड है कितना, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आप लिखने वाले हो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको यदि दो साथ साथ लिखूं रियल वाले तो ये बनेगा एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल के स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, मॉड जेड, ये जेड ही तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है कोई ना कोई सा समित संख्या, तो मॉड जेड का जो स्क्वायर है वो जेड इंटू जेड बार होता है, मतलब वो इंटू उसका कॉन्जुगेट, वो इंटू उसका संयुग्मी। तो ये ठीक है, एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई इंटू इसका संयुग्मी। संयुग्मी क्या बनेगा, आयोटा के जगह क्या रखना पड़ेगा, माइनस आयोटा, तो ये बनेगा एक्स माइनस वन माइनस का आयोटा वाई। सेम प्रोसीजर इधर, वही मॉड जेड का स्क्वायर है, तो ये इंटू इसका कॉन्जुगेट, ये इंटू इसका संयुग्मी, तो ये पूरा का पूरा खुद x प्लस वन प्लस आयोटा वाई इंटू इसका संयुग्मी x प्लस वन इंटू सॉरी माइनस आयोटा वाई। यहां तक कोई भी किस तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा ही क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो x माइनस वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा वाई का स्क्वायर, तो माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। बुक में डायरेक्ट लिख रखा है, अपन एक एक चीज को एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। इक्वल में कितना है, के स्क्वायर, ये लो भैया के स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, माइनस का चिन्ह लगा के आयोटा वाई का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा कि सर ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस प्लस, ये आ गया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल के स्क्वायर, ये क्या बनेगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और प्लस कितना वाई स्क्वायर। क्लियर? देखिएगा, एक्स स्क्वायर वन और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वन और वाई स्क्वायर, इन सबको उधर ट्रांसफर कर दो, मतलब आपके पास बनेगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर के साथ में कितना कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। टू एक्स वाले को मैं अलग लिख रहा हूं क्योंकि साइन चेंज है ना पे, तो लिख देना टू एक्स डॉट के स्क्वायर। इन सबको उठा के उधर लाऊं तो क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर, इन तीनों को, क्योंकि ये तीनों यहाँ पे, बाकी माइनस का टू एक्स उधर जाएगा तो प्लस का टू एक्स बन जाएगा, लो, और इक्वल कितना है, जीरो। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, ब्रैकेट में क्या बच रहा है कि सर के स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा माइनस वन, इन दोनों में से कॉमन टू एक्स, ब्रैकेट में क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो। के स्क्वायर माइनस वन का डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू एक्स के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस वन। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स इंटू के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा सुनो, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, रीजन एक सेकंड में समझ में आने वाला है आपको। एक बात बताइए मुझे, क्या इसको एक नया कांस्टेंट मान लूं, जी मान लिया मैंने, तो क्या बन गया, ये लिख देना, माना जी बराबर कितना के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर माइनस वन, तो क्या बना आपके पास एक्स स्क्वायर, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी एक्स, ठीक है, प्लस वन इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर मैंने इसको दे दिया कितना, अब तक तो कोई दिए है नहीं, इसको दे दिया फर्स्ट। ये इसी से तो आया है, ये जो आया है वो इसी से तो आया है, और ये किसको निरूपित कर रहा है, व्रत को, तो वो भी किसको निरूपित कर रहा है, व्रत को। ठीक है, व्रत का मानक समीकरण लगाया थोड़ी देर पहले, आपको याद हो तो, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एच वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, या प्लस के इक्वल टू जीरो, या फिर इक्वल टू के। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर जो क्वेश्चन ने ये दिया था ना, इसकी सर्कल की फॉर्म लिख ली, इसकी मैंने व्रत का रूप लिख लिया। एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अब इसी में आगे देखो, ये तो पहला वाला सोल्व हुआ है अभी, अब ऐसे ही दूसरा वाला सोल्व होगा, ठीक है। चलो, तो z इक्वल टू वही x प्लस आयोटा वाई तो होता ही है, लेकिन जो थीटा होता है जिसे आप बोलते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो क्या होता है कि सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। चलिए, तो गिवन क्या है बताओ मुझे कि सर गिवन या दिया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इक्वल टू अचर। अचर मैंने अब की बार क्या पहले के माना था, अब की बार कुछ और मान लो, अल्फा मान लो, एक काम, ठीक है। अब करना क्या है सुनिएगा, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z से आपको ऐसी कैसी इक्वेशन लेके आनी है, कैसे लाएंगे देखते जाइए। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया कि यहां अपन सॉल्व कर रहे हैं z माइनस वन अपॉन z प्लस वन। इसका आर्ग्यूमेंट ऐसा कोणांक तभी निकल सकता है जब ये x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में हो। जब तक ये इस रूप में नहीं होगा ना कि वास्तविक भाग अलग प्लस आयोटा लग के काल्पनिक भाग अलग, तब तक आप इसका आर्ग्यूमेंट या फिर कोणांक नहीं निकाल पाएंगे, जब तक ये इस फॉर्म में नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा मुझे सॉल्व कर रहे हैं और इस रूप में लेकर आना है कि रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट। तो उसके लिए क्या करो, z की जगह रख दो कितना, x प्लस आयोटा वाई माइनस वन और x प्लस आयोटा वाई प्लस। क्लियर? अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x माइनस वन प्लस आयोटा वाई बटे x प्लस वन प्लस आयोटा वाई, x माइनस वन प्लस आयोटा वाई अपॉन x प्लस वन प्लस आयोटा वाई। अब अपॉन में से रूट अगर आयोटा हट जाए तो अपना काम बन जाएगा, तो क्या करो इसके विपरीत वाले से गुणा कर दो संयोग में से, तो x प्लस वन माइनस आयोटा वाई से ऊपर गुणा और x प्लस वन माइनस आयोटा वाई से नीचे गुणा। बचपन की बात है, नया कुछ भी नहीं। अच्छा चलो, ये इससे मल्टीप्लाई करूं तो x माइनस वन मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन से, तो यह आएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई होगा आयोटा वाई से और आयोटा वाई मल्टीप्लाई होगा इससे, तो दोनों में से मैंने आयोटा वाई कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा x माइनस वन, माइनस का आएगा, ठीक है, तो माइनस का x माइनस वन और आयोटा वाई को इससे करोगे तो प्लस का x प्लस वन। उसके बाद क्या आएगा, आयोटा वाई इंटू आयोटा वाई, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन कितना आने वाला है, a प्लस बी और a माइनस बी, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, इसके विपरीत चिन्ह लेकर मुझे गुणा कर दिया। क्यों कर रहा हूं, नीचे से आयोटा हटाने के लिए। नीचे से आयोटा हटेगा तो ये इस फॉर्म में टूट जाएगा। चलते जाइए, इधर वही चल रहा है, z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस बी और ए प्लस, ठीक है, प्लस ये लीजिए प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी कि सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस वन और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का वाई स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, एक्स स्क्वायर यहां से आएगा, वाई स्क्वायर यहां से आएगा, माइनस वन यहां से आएगा। अब आ जाओ आयोटा वाई वाले पर, ये लीजिए प्लस का आयोटा वाई, ब्रैकेट में माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस वन और वन, माइनस माइनस प्लस हो गया और वन टू हो गया, तो लिख दोगे टू आयोटा वाई अपॉन कितना आने वाला है सर, नीचे आने वाला है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर वही प्लस वन हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर आप इसको और लिख लो थोड़ा सा, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और प्लस का कितना वाई स्क्वायर। क्लियर? अगर यहां मैं दोनों को अलग अलग करूं तो मुझे मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सुनो 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 सुनो, शॉर्ट रहना तो कोई कटेगा, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कट जाएगा ये ना, तो मत लिखो पूरा है ना, क्यों अपना टाइम दो। इसको यदि दोनों को अलग अलग करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का आयोटा टू वाई अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से दो पार्टीशन में टूट चुका है, कौन, z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। इसी को सॉल्व कर रहे हैं अपन, किसकी वैल्यू आई है ये कि सर ये जो वैल्यू आई है ना वो आपकी आई है z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन की। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो z का जो आपने आर्गुमेंट निकाला था, जो z का कोणांक निकाला था, क्या था, tan इनवर्स y अपॉन x, मतलब tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये तो क्या था ना, बुक में अलग तरीके से कराया, थोड़ा सा ना टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से करवाया मैंने। इसका आर्गुमेंट निकालना है, देखो आर्गुमेंट या कोणांक निकालने का सिंपल फंडा, जो भी निकालना है tan इनवर्स
इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा या फिर आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन जो होगा tan इनवर्स, ये लीजिए tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ये वाला कितना 2, ये बट अपॉन ये करना पड़ेगा, तो इससे तो ये कट ही जाएगा भाई, इसके बटे में ये लाओगे तो ये कटेगा नीचे नीचे का, तो 2y अपॉन कितना आने वाला है, 2y अपॉन आने वाला है x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया, जो कि इक्वल किसके है, अल्फा के, इक्वल किसके है, अल्फा के, इक्वेशन नंबर 2 से। बहुत ध्यान से समझ लेना इस लाइन को, इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार बना लो, MTR लगा लो। क्या किया मैंने कि मुझे आर्गुमेंट ऑफ ये चाहिए, इसको मैंने सॉल्व करते 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 एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की दो फॉर्म में तोड़ लिया है ना, दो पार्टीशन में कर लिया। आर्गुमेंट ऑफ जब ये निकाल रहे हैं तो सिंपल सा फंडा आर्गुमेंट निकालने का, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट इसका ये वाला है, लिख दिया, अपॉन ये करेंगे तो नीचे कर जाएंगे, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अल्फा को उधर भेज दो, tan अल्फा हो जाएगा, तो 2y अपॉन कितना x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, tan अल्फा। क्लियर? अब आप लोग एक काम करो, यहां तक इसे नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बस ये है कि छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें अपने काम में आने वाली है। लिखते जाइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे, ये अपन थोड़ा सा लिखने में वो हो गया है, इसको जो z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन आया था ना, वो अपना आया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2y अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आया था ना अपना। अब इसमें से अपन ने इसमें इसका डिवाइड किया था, तो नीचे के कटेंगे, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, चलिए हटाता हूं इसको, जरूरत नहीं है इसकी, मुझे लिख लीजिए जगह, उसको सही कर लीजिएगा। अब 2 tan अल्फा को तो अर्पण में लिए, इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 2y अपॉन tan अल्फा। उठा के पूरे को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन tan अल्फा y माइनस वन इक्वल टू 0, और इसको एक नया कांस्टेंट h मान लो, मतलब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच वाई माइनस वन इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर इसको दे दिया मैंने कितना 1 2 3 हो गई 4 दे दिया इसको इक्वेशन। जहां h कितना है कि सर जहां h है माइनस का 2 अपॉन टेन, जहां h कितना है माइनस का 2 अपॉन टेन अल्फा। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब भाई साहब ये करना है कि अब इसके सॉल्व करने से सर्कल मिल गया, वृत्त ये रहा, इसके हल करने से वृत्त मिल गया ये रहा। ठीक है, अब हमारा उद्देश्य क्या बनता है, सर उद्देश्य बनता है कि अब प्रूव करना है कि दोनों दोनों कैसे लंबकोणीय है, दोनों कैसे हैं ऑर्थोगोनल है। अब लंबकोणीय कैसे सिद्ध करते हैं, देखिए पहले मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं ब्रैकेट में यहाँ पर, कि जैसा आपको दो सर्कल दे रखे हैं, दो वृत्त दे रखे हैं, कितने वृत्त दे रखे हैं, दो। मान लीजिए पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c इक्वल 0, और दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2h डैश वाई, चाहे 2 मान लो नहीं मानो उसको फर्क नहीं पड़ता है ना, और यहाँ 2 आएगा है ना, 2hy 2y है, 1 अपॉन को मानेंगे अपन,
और प्लस का सी डैश इक्वल कितना 0। यदि दो वृत्त आपको दे रखे हो, यदि दो वृत्त आपको दे रखे हो, यदि दो वृत्त आपको दे रखे हो, तो जो लंब कोणीय की शर्त होती है, लंब कोणीय या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, ऑर्थोगोनल, लंब कोणीय या फिर जो ऑर्थोगोनल की जो शर्त होती है वो होती है कि 2g डैश 2h डैश इक्वल टू c प्लस सी डैश। जो आपके फर्स्ट ईयर में था, एक तो फर्स्ट ईयर में था ये 3D वाली बुक में, नहीं है यार तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको लिख लेना आप कि यदि दो वृत्त आपको दे रखे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको 2gx लिख दो चाहे gx लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। और 2hy को आप hy लिख दो चाहे 2hy लिख दो, दोनों h में भी कंसीडर कर सकते हैं और अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं ना, और इक्वल टू 0। और दूसरा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2h डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। तो जो लंब कोणीय या ऑर्थोगोनल की जो शर्त होती है वो ये होती है कि 2g डैश प्लस 2h डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, c प्लस सी डैश। तो यही हमको अब क्या करना है, चेक करना है। तो अब कंपेयर करके बताइए इक्वेशन नंबर 1 को और 4 को बाई इक्वेशन 1 एंड 4। इक्वेशन नंबर किस किस से, 1 से और 4 से। तो एक में तो क्या है देखो, x वाला है मतलब g है, यहाँ पे x वाला नहीं है तो 0 है g डैश, वहां पे y वाला नहीं है तो वो 0 होगा h वहां पर, और यहाँ पर h डैश है, ठीक है, या फिर उधर h डैश मान लेना, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर x का गुणांक 0 है, मतलब ये वाला 0 है, वहां पर y का गुणांक 0 है, ठीक, मतलब ये वाला 0 है, मतलब ये बना 2g इंटू 0 प्लस 2h डैश, तो 2h अपने पास है ही और उसमें तो है ही नहीं, तो उसमें कितना 0 और इक्वल कितना, c कितना है कि सर c है 1, वहां पर है 1 और यहाँ पर कितना है c -1, मतलब ये आ गया 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 आ गया। तो बोल देंगे कि दोनों वृत्त कैसे हैं, लंब कोणीय है, दोनों वृत्त लंब कोणीय हैं, मतलब ऑर्थोगोनल है दोनों सर्कल। बहुत आराम से समझा ना क्वेश्चन को, बहुत तसल्ली से, कंडीशंस भी होती है ना। तो देखो नई चीजें हैं, एक क्वेश्चन में बहुत सारी नई चीजें मिली हैं आपको, इसलिए पार्ट आपको बाद में पढ़ाया गया था, ठीक है। एक बार इसको आप अच्छे से समझें, क्लास को दोबारा देखें, कोई भी हल्का सा भी डाउट रहे या तो क्लास में क्लियर हो जाएगा, आपको नहीं होता है तो तुरंत मुझे मैसेज या कॉल करके आप पूछें, ठीक है। एक बार इसको नोट करिए, इसका एक सेकंड पार्ट हो रहा है, फिर अपन उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए आगे इसका सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि जेड का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए, फाइंड द लोकस ऑफ जेड, फाइंड लोकस ऑफ जेड इफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड -1 अपॉन जेड +1 इक्वल टू कितना है, π/3। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट, कोणांक, तीनों एक ही चीज है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप भले ही लिख दो गिवन कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड -1 अपॉन जेड +1, इसको आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड -1 अपॉन जेड +1 लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, π/3। लोकस पूछ रहा है, बिंदु पथ पूछ रहा है किसका, जेड का। देखते जाओ कैसा होगा। अब थोड़ी देर पहले अपन इसको फाइंड कर चुके हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड -1 अपॉन जेड +1 को। कितना आया था कि सर ये आया था tan इनवर्स 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू कितना है, π/3। tan इनवर्स को उधर भेजा तो tan बन जाएगा, चलो ठीक है। तो ये बन गया 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू tan π/3। अब tan ये कितना है, π/3 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। √3 को इधर लिया हो तो ये हो गया 2y अपॉन √3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-1। मतलब ये कि एक्स स्क्वायर को लिखो, ये लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये 2/√3y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2/√3y, ठीक है। और -1 इक्वल टू कितना, 0। ये क्या है, जेड का बिंदु पथ या फिर लोकस ऑफ जेड। क्लियर, समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट दोनों एक ही चीज, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो पूछ लेना, एंड टू एंड मुझसे कॉल करके पूछ लेना, चाहे कैसे पूछना, जैसे आपको आपका बैठे सिस्टम। और क्लासेस को रेगुलर लेते रहिए, अब क्लासेस की टाइमिंग भी बढ़ जाएगी आपकी। जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा अपन 1 आवर तक कितने कोशिश करेंगे। और रेगुलर पढ़ते रहिए, डिसिप्लिन से पढ़ते रहिए, क्लासेस में नोट्स बनाते रहिए कंप्लीट, और प्रैक्टिस अपनी बहुत अच्छी जारी रखिए, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट अपना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए नोट करिए, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।